आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा नादिया और समीर की, जिनको कनाडा आए हुए 1 साल हो गया है और उन्होंने अपार्टमेंट लिया था ऑन रेंट इन मिसिसागा और उसका मंथली रेंट है विद ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड $2,900। वो अपने साथ लगभग 50,000 कैनेडियन डॉलर्स लेकर आए थे इन प्रूफ ऑफ फंड्स। तो 1 साल बाद उनकी क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान से मूव करके आए थे और वो किस मुश्किल का शिकार हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और साथ में मेरे पर्सपेक्टिव से कैसी चीज़ें होनी चाहिए थी और क्या उसका हल है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैकड्रॉप पर आप देखेंगे कि मैं बर्फ़ साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि इन दिनों ओंटारियो में बहुत स्नोफॉल हो रही है और एक दफ़ा मैं क्लीनिंग करता हूँ तो 2 घंटे बाद फिर ऐसे ही हुआ होता है पाथवे जैसे बर्फ़ पड़ी हुई हो, तो सफाई बार बार करनी पड़ती है और इसी वजह से बार बार करता हूँ क्योंकि इकट्ठे मोटी लेयर उठाना और ज़्यादा मुश्किल होता है और बर्फ़ की निचली तहें जम भी चुकी होती हैं किसी हद तक। सो इसलिए साथ साथ बंदा करता रहे तो वो बेहतर होता है। तकरीबन मुझे आधा घंटा लगता है इन एवरी शिफ्ट जब भी मैं इसको ये करता हूँ। बहरहाल आप देखिएगा क्योंकि ये भी कनाडा की लाइफ की एक रियलिटी है, बट इट इज़ नॉट द ओनली डिफाइनिंग फीचर ऑफ कैनेडियन लाइफ स्टाइल। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा आते हैं तो मेंटली तैयार रहिएगा कभी कभार बर्फ़ साफ़ करने के लिए भी, क्योंकि विंटर्स में भी कोई हर वक्त ही स्नो नहीं पड़ती रहती और इवन अगर स्नो पड़ती भी हो तब भी आपको साफ़ करनी है या नहीं डिपेंड्स के आपका घर कहाँ है, आपने कॉन्डो लिया है, अपार्टमेंट लिया है या आपने टाउन हाउस लिया है, डिटैच्ड होम लिया है या बेसमेंट ली है, तो उस पर डिपेंड करता है। खैर यहाँ पर तो हम भी रेंट पर ही रह रहे हैं और प्रिंसिपली ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं होती। ये मतलब रेंट जो पे कर रहे होते हैं टेनेंट्स ने नहीं करना होता, बट अपनी ईज़ के लिए मैं ये कर देता हूँ। वैसे भी कनाडा में थोड़ी सी एक्सरसाइज होनी बहुत ज़रूरी है, कभी कभार बंदा निकल कर स्नो शवलिंग कर दे तो ज़रा वार्म अप हो जाता है सर्दियों में, वरना तो आपने बस एक जगह जम कर बैठे ही रहना होता है अनलेस आप जिम चले जाएं, बट आउट ऑफ द वे जाकर जिम भी रेगुलर नहीं हो सकता, इसलिए आई डोंट माइंड। अच्छा, हैविंग सेड दिस, आपको मैं बताता हूँ कि नादिया और समीर की क्या कहानी है। तो नादिया और समीर आए थे कनाडा 2024 के जनवरी में। अब उनको 1 साल तकरीबन 1 महीना होने लगा है और 1 साल 1 महीने में उनको जॉब नहीं मिली। उन्होंने मुझे बताया व्हाट्सएप पर, आपको पता है मैंने अपना नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, तो लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देते हैं या मेरा ईमेल एड्रेस है उस पर भी मुझे कांटेक्ट करते हैं। बाय द वे, सिर्फ इसलिए कि याद आ गया कि मुझे कुछ ईमेल्स आई थी, कुछ फैमिलीज़ हैं जो हमसे मिलना चाह रही हैं, तो इंशाल्लाह उनको मैं रिस्पॉन्ड बैक करूँगा। अभी ज़रा मौसम खुल जाए, सर्दियों में किसी से भी मिलना मुश्किल है फ़िलहाल, लेकिन इंशाल्लाह जब मौसम ज़रा खुलेगा तो जिन जिन लोगों ने अप्रोच किया है तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक पॉजिटिवली। अच्छा, नादिया और समीर की बात को कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट करके अपनी कहानी सुनाई और मुझसे अपना मशवरा मांगा, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर ही बता दूंगा ताकि सब लोग सुन लें मेरे पर्सपेक्टिव से कैसी चीज़ें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बेसमेंट में जो हम रह रहे हैं ना, फॉर द इनिशियल मंथ्स और ईयर्स ऑफ आवर जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा इज़ नथिंग लेस दैन अ ब्लेसिंग फॉर अस। लोग मुख्तलिफ़ तरह से देखते हैं और हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, एंड दैट इज़ गाइडेड एंड ड्रिवन बाय देयर यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड थॉट प्रोसेसेस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है जितनी हमारे अंदर रिजिलियंस और अडेप्टबिलिटी है तो इन चीज़ों के होते, और अभी हमारा फैमिली साइज़ भी छोटा है, बच्चियां छोटी हैं माशाल्लाह,
तो हमारे लिए ये मुमकिन भी था। एंड प्लस आवर बेसमेंट इज़ नॉट सो बैड। लोगों की तो बहुत छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं, लीगल बेसमेंट्स भी नहीं होती। इट्स नॉट लाइक मैं समझता था मेरी बेसमेंट भी वॉक आउट है। ये मेरी एक कोलीग से बात हुई, उनका तो अपना डिटैच्ड होम है और कितने ही घर हैं उनके ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी बेसमेंट है दैट्स नॉट अ वॉकआउट बेसमेंट। वॉकआउट बेसमेंट वो होती है जिसमें आप अपने दरवाजे से बाहर स्टेप करें तो आप सड़क पर निकलें। लेकिन हमारा बेसमेंट, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, ऐसी है जब मैं दस्ताने पहन रहा था कि मैं दरवाजे से निकलता हूँ तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और फिर मैं ग्राउंड लेवल पर आता हूँ। सो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बेसमेंट की सेपरेट एंट्रेंस है और प्राइवेट एग्ज़िट है और एंट्री है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि हमारी बेसमेंट वर्कआउट बेसमेंट है। पर अगेन वी डोंट माइंड, हम लोग जवान हैं और हमारे जोड़ों छोड़ों में दर्द नहीं है माशाल्लाह, और सीढ़ियाँ भी स्लिपरी नहीं है क्योंकि टाइल्स भी नहीं हुई हुई, कंक्रीट की सीढ़ियाँ हैं, सो इट्स मैनेजेबल। और सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 स्टेप्स ही हैं, ना ज़्यादा ऊंचे हैं ना ज़्यादा बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं, सो इट्स मैनेजेबल, वी डोंट माइंड। अच्छा, लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ वर्कआउट बेसमेंट, तो वो मैंने सोचा आपको बताता चलूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, तो नादिया और समीर आए कनाडा $50,000 लेकर, और मिसिसागा में उन्होंने अपार्टमेंट रेंट किया और उनकी सिर्फ एक बच्ची है। तो एक बच्ची के साथ उन्होंने अपार्टमेंट रेंट किया जिसके वो 2900 ऑल बिल्स इंक्लूडेड देते आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस हैज़ बिन अ वेरी एक्सपेंसिव डील फॉर देम, स्पेशली जबकि वो फ़ायदा उठा सकते थे अपनी छोटी फैमिली का। मैं समझता हूँ जब फैमिली साइज़ बड़ा होता है या बच्चे आपके बड़े बड़े होते हैं तो फिर इंसान की ज़रूरत ही होती है बड़ा घर, और वो लेना नागुज़ीर होता है। आप छोटी जगह पर रह ही नहीं सकते या किसी सस्ते ऑप्शन में रह ही नहीं सकते। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपके बच्चे छोटे हैं या आपके बच्चे कम हैं तो आप प्रिविलेज्ड हैं इस लिहाज से कि आप कम स्पेस में भी गुजारा कर सकते हैं। सो जहाँ उन्होंने 2900 का मिसिसागा में अपार्टमेंट लिया, दे कुड हैव लुक्ड फॉर बेसमेंट। 1 बेड ना लेते, बेशक 2 बेड ले लेते, आई एम श्योर उनको कोई फीजिबल ऑप्शन मिल जाती $2000 तक। हम अपनी बात करें तो हम तो 2 साल पहले आए थे, तो हमारे यहाँ जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने पहले से बेसमेंट हमने उनको कह रखा था, तो उन्होंने हमारे लिए सॉर्ट आउट की हुई थी, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में रहते हुए ही हो गया था और हम यहाँ डायरेक्ट ही लैंड हुए थे, जिसकी वजह से हमारा एयरबीएनबी में स्टे करने का एक्सपेंस भी बच गया। बिकॉज़ अदरवाइज़ हमारे पास क्या ऑप्शन थी बजाय इसके कि हम एयरबीएनबी करते और उसमें हमारा $4-5 भुगता ही, और उसके बाद भी होम शोइंग्स के लिए वक्त निकालना विदाउट एनी कार, और सर्दियों में हम आए थे फरवरी में तो बहुत ही इनकन्वीनियंट होता। और उसके बाद हम क्या करते हमें नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बिकॉज़ वी वर टोटली इनएक्सपीरियंस्ड उस वक्त, अगर हमें कोई ये कह देता ना कि कनाडा में बेसमेंट में रहना बहुत मुश्किल होता है यार, एक दफ़ा बेसमेंट में घुसोगे तो आप पछताओगे, इसलिए बेसमेंट का तो सोचो भी मत, डायरेक्ट कम अज़ कम अपार्टमेंट से शुरू करो। अगर हमें कोई ऐसे कहता उस वक्त तो हम मान जाते, और हम अपने कनाडा में ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ ही अपार्टमेंट से करते। लेकिन थिंग्स हैपेंड इन सच अ वे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सस्ती तरीन ऑप्शन से शुरू किए, और बेसमेंट भी हमारी काफ़ी अच्छी है, मैंने उसका टूर भी पहले दिया हुआ है। सो दैट हैज़ सेव्ड अस अ लॉट ऑफ मनी, नॉट ओनली बिकॉज़ के हमें एयरबीएनबी में नहीं जाना पड़ा, बल्कि ऑल्सो बिकॉज़ हमारा जो इवन फर्स्ट मंथ का रेंट था ना वो उन्होंने हाफ चार्ज किया था, बिकॉज़ वी लैंडेड इन कनाडा ऑन 17 फरवरी, तो उन्होंने 15 to 28 फरवरी तक का मतलब हाफ मंथ फर्स्ट मंथ का चार्ज किया था। सो वी ओनली हैड टू पे $900 देयर, सो 900 तो वो भी हमारी सेविंग हो गई थी। और फिर उसके बाद 1800 है हमारा पर मंथ का रेंट, तो 1800 एज़ कम्पेयर टू 2900 इज़ स्ट्रेट सेविंग ऑफ $1100 अ मंथ। आप सोचें कि $1100 एक साल में कितने बन जाते हैं पर मंथ, ये
ऑब्वियसली कोई 13,000 डॉलर्स बन जाते हैं। 1,000 भी आप लगाएं और 12 महीने का हो गया ये 12,000, और फिर $100 को आप फिर उसमें ऐड करें, बल्कि ये 13,000 से भी बढ़ जाता है। सो $13,000 एक सेविंग है, एक बड़ी अमाउंट है। लोग बचा नहीं सकते बिकॉज उनकी इनकम्स ही इतनी कम होती हैं, या बिकॉज ऑफ आफ्टर टैक्सेस एंड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग पीपल हैव अ हार्ड टाइम इवन सेविंग $10,000। 13,000 में एक अच्छी गाड़ी आ जाती है आपकी। मैं ये एडवाइस करूँगा नए आने वालों को, स्पेशली छोटी फैमिलीज़ वालों को या जिनके बच्चे छोटे हैं, कि कंसिडर मूविंग इनटू बेसमेंट्स फर्स्ट। हमने तो बहुत ही मिनिमल से गुजारा किया कि हम 1 बेड बेसमेंट से स्टार्ट किए। अगर आप समझते हैं कि आप में इतनी गुंजाइश नहीं है गुजारा करने की, तो आप 2 बेड की बेसमेंट से स्टार्ट कर लें। लेकिन कंसिडर दिस, मैं ये कहूँगा, एटलीस्ट लोगों की बातों पर मत जाएं कि बेसमेंट में रहना मुश्किल होता है। कंसिडर फाइंडिंग योर सेल्फ अ गुड बेसमेंट दैट वुड हेल्प यू सेव अ टन ऑफ मनी इन द लॉन्ग रन। अच्छा, तो इन्होंने सीधा अपार्टमेंट लिया। अब देखें कि 1 साल में अगर जॉब नहीं मिली तो ये जितनी सेविंग की मैंने बात की है, इतने में एक अच्छी गाड़ी आ जाए, तो उसमें कम से कम इंसान अपने लेवल पर डिलीवरी सर्विसेज तो दे सकता है। बंदा स्किप द डिशेस कर सकता है, डोर डैश कर सकता है, इंस्टा कार्ट कर सकता है, ऊबर ईट्स कर सकता है, ऊबर चला सकता है। बल्कि ये 13,000 तो मैंने बात की कि सेविंग्स की खाली, इसके अलावा जो बंदा $50,000 लेकर आया हो, आई एम श्योर कि 10,000 तो वो स्पेयर कर ही सकता होगा गाड़ी के लिए। सो ऐड दैट 10 टू दिस 13, तो आप 23,000 में ऐसी गाड़ी ले सकते हैं जो आपकी कई सालों तक ऊबर चलाने के लिए भी एलिजिबल रहेगी। सो 50,000 का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता था। हम तो फिर भी बहुत कम प्रूफ ऑफ फंड्स लेकर आए थे अपने साथ। सिर्फ हम अपने साथ ये $24,733 ही लेकर आए थे, विच वाज अ रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम कि हमारे साइज़ की फैमिली के पास इतना प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए। तो हम समझ लें कि बस वही लेकर आए थे। तो 50,000 वाज वे मोर देन व्हाट वी हैड ब्रॉट। अगर उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता तो आई एम श्योर कि अगर आपको बाहर से रिस्पॉन्स नहीं भी मिल रही, सो यू कुड हैव बीन सेल्फ सफिशेंट। आप अपने लिए खुद बहुत से काम निकाल सकते थे। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ऊबर ईट्स, डोर डैश, इंस्टाकार्ट या स्किप द डिशेस, इसके अलावा आप लिफ्ट भी कर सकते थे। और इसके अलावा आप Kijiji पर भी ऐड दे सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी ऐड दे सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, कंसिडर बाइंग योर सेल्फ अ गुड स्पेशल कार लाइक आई हैव, माशाल्लाह, Toyota Sienna, एंड माई इवन हैज़ रैम्प लोडेड है ये, मतलब कि व्हील चेयर एक्सेसिबल है। तो आप इस तरह की कोई गाड़ी जो है अपग्रेडेड किस्म की लेकर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ और भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को मार्केट करें। ऑल इट टेक्स इज़ posting your free ads on websites like, even you could use Craigslist for that matter, और आप Facebook यूज़ करें, Kijiji यूज़ करें, WhatsApp ग्रुप्स में शेयर करें। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत से लोग अप्रोच कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ख़ुद भी दुकानों पर जाकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को कि आई एम अवेलेबल फॉर डिलीवरी। बहुत से रेस्टोरेंट्स होते हैं, देर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर डिलीवरी पीपल। सो अपने लिए आप कुछ तो कर ही सकते थे। एक, आप बचत करते सस्ती एकोमोडेशन लेकर। दूसरा, ओब्वियसली आपको बच्ची का चाइल्ड बेनिफिट तो मिल ही रहा होगा। और तीसरी ये चीज़ कि आप अपने लिए ये करते। अब ये हुआ है, 1 साल गुजरने के बाद आपने मुझे अप्रोच किया है और अब आप ये बता रहे हैं कि अब इतने भी नहीं रहे कि आप अपना स्टे इधर प्रोलॉन्ग करने के बारे में सोच सकें। तो ये एक अफसोसनाक सिचुएशन है। मेरी एक तमन्नाएं हैं आपके साथ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि गाड़ी तो कम से कम आपके पास होगी ही। तो जस्ट कंसिडर डूइंग दीज थिंग्स। आई होप आप लोगों ने जी लाइसेंसेस ले लिए हो। मुझे ये डिटेल अभी नहीं पता, बट अगर नहीं लिए तो गेट देम एज सून एज पॉसिबल और स्टार्ट विद दीज थिंग्स। और उसके अलावा मैंने जॉब कैसे मिलती है उसके बारे में भी बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपको जॉब सर्च में गाइडेंस भी मिल जाएगी। जस्ट इन केस अगर आप कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे मेरे से बनवाना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट एज वेल।
तो ये मैं बस बाहर से बर्फ़ साफ़ करके आया था। फिर वीकेंड पर हम लोग तसल्ली से नाश्ता करते हैं। ये फ्रेश क्रीम हम लेकर आए थे इस बार। वैसे तो क्रीम हर तरह की यहाँ पर मिलती है, लेकिन ये वो क्रीम है जो हम खुद नहीं दूध उबाल कर उसके ऊपर से उतारते हैं जब दूध ठंडा हो जाता है। तो ये उस तरह की क्रीम है। ये $10 की मुझे मिल गई और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके साथ ब्रोगनी नान और ऑमलेट और चने और चाय वगैरह बनाई थी, तो बहुत मज़े का था। नाश्ता करने के बाद हम लोग डेंटिस्ट के पास गए। Could you find it? No, I'm sleeping there with my foot. बेटा नहीं है ना, आपका रबर गुम गया है। नहीं, रबर नहीं है, इरेजर। इरेजर जी। हम नया ले लेंगे। नहीं, लेकिन पता नहीं हम उसने किधर से लिया है। एक इरेजर गुम गया है जोहा का, कार्टून्स वाला। 2 सेंट का इतना मसला बन गया। गाड़ी में बैठते हुए उसके हाथ से नीचे गिर गया था, तो तब से बर्फ़ में वो खोया हुआ है। तो 2 दिन से मेरे पीछे लगी हुई है कि मुझे वही वाला चाहिए। मैंने कहा उससे अच्छे मंगवा देता हूँ। कहती है नहीं, मुझे वो ही चाहिए। वो इसको गिफ्ट दिया था इसकी फ्रेंड ने स्कूल में। तो डेंटिस्ट के पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि मुझे अपनी कैविटीज़ फिलिंग करवानी थी। जो पहले रूट कनाल करवाई थी पिछले साल, उसका मैं क्राउन अभी तक तो नहीं लगवाया। ऐसे ही माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है। मुझे नहीं पता कि उसका कब लगवाना है। सोचता हूँ कभी शायद पाकिस्तान जाऊँ तो वहाँ से लगवा लूँ, बिकॉज़ यहाँ से तो $1500 का लग रहा है और दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो उसकी बजाय जो बाकी कैविटीज़ हैं, अगर उनको वक्त पर ना ट्रीट किया जाए तो वो रूट कनाल सिचुएशन ही बन जाती है। कम से कम उनको मैं पहले से सस्ते में पकड़ लूँ तो तकरीबन $350 एस्टीमेट है एक कैविटी का। तो 2 कैविटीज़ हैं, क्योंकि 2 जो दांत साथ साथ जुड़े हुए हैं, दोनों में वो एक ने दूसरे को भी लगा दिया। तो दोनों की फिलिंग्स होंगी, तो इट वुड बी अराउंड $660 जस्ट फॉर द कैविटी फिलिंग। तो बहरहाल दैट इज़ कवर्ड अप टू 90% बाय आवर वर्क प्लेस इंश्योरेंस। तो उसके लिए जा रहे हैं। तो एक दफ़ा ये कैविटीज़ फिल हो जाएंगी तो उसके बाद फिर एक कंप्लीट ओरल एग्ज़ाम करवाऊंगा और डेंटल क्लीनिंग करवाऊंगा। बाकी जो रहती होगी इंश्योरेंस की पैसे उसमें से, एंड देन व्हेन इट रीन्यूज़ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह तो फिर फर्दर चीज़ें देखेंगे। वैसे तो मैंने अपनी ओरल हाइजीन का इतना ख्याल रखना शुरू कर दिया कि उम्मीद करता हूँ इसके अलावा और कोई मसला नहीं होगा। सो बहरहाल वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं ये थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा नादिया और समीर की केस स्टडी के बारे में कि आई थिंक के पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन आई वुड से द प्रॉब्लम हैज़ रिजन बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स दे हैड। वो लिमिटेड मींस में ज़्यादा सेविंग्स कर सकते थे, और अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो अपने लिए ख़ुद वो चीज़ें स्टार्ट कर सकते थे। समटाइम्स ये होता है कि हम जब अच्छे कहीं से जॉब करके आ रहे होते हैं ना, मिडल ईस्ट से या पाकिस्तान में भी किसी हाई पोस्ट पर लगे होते हैं, तो यहाँ पर आकर लोग जो गुजारे लायक काम होते हैं वो करने में भी यार महसूस करते हैं। मैं तो बिल्कुल ही सिफर से स्टार्ट करने के माइंडसेट के साथ आया था। तो मैंने इवन डिश वॉशिंग की जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया था। मैं टिम हॉर्टन्स में भी अप्लाई कर रहा था। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उनसे काफ़ी ईजियर और काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग जॉब्स मिल गई। लेकिन मैं उनके लिए मेंटली रेडी था और मैं अप्लाई कर रहा था, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम दोज प्लेसेस। तो एक ये भी मैं कहना चाहूँगा नए आने वालों को कि अपने स्टैंडर्ड्स ख़त्म करके आएँ यहाँ पर। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन है उसके लिहाज से आपको जॉब नहीं मिल रही, तो कंसिडर योरसेल्फ गेटिंग सम चीप एंड क्विक लाइसेंसेस। बहुत से ऐसे लाइसेंसेस होते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले सकते हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस ले सकते हैं, आप इवन ऑब्विक लाइसेंस ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो क्विक एंड चीप टू गेट, जिसके बाद आप कार्स सेल कर सकते हैं। और ये इस किस्म के काम है दैट नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड, या कभी भी इतने लोग नहीं होते कि इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लें, बिकॉज़ इनकी ज़रूरत हमेशा रहती है, स्पेशली सेल्स एजेंट्स की
तो हमेशा ही ज़रूरत रहती है और हर इंडस्ट्री में रहती है। लाइकवाइज ये फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स की कमी ही रहती है। आप कॉस्टको चले जाएं, आप अमेज़ॉन वेयर हाउस में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स चाहिए। तो आप अपने एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं बाय गेटिंग क्विक एंड चीप लाइसेंसेस, एंड दे आर सो क्विक टू गेट कि आप अंडर 1 वीक ले सकते हैं। एंड देयर आर मैनी ऑफ दीज लाइसेंसेस रेंज इन कॉस्ट फ्रॉम $100 to $300 एंड समटाइम्स इवन लेस। तो ये अपनी रिसर्च करें और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ाएं। तो नए आने वालों को मैं यही कहूँगा कि द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज अडॉप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ मिनिमलिज्म। कोई ज़रूरत नहीं है नई गाड़ियाँ लेने की, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव घर रेंट करने की भी। इवन मॉर्गेज तो लेना छोड़ ही दें, सोचने का भी छोड़ दें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो। स्पेशली शुरू में आने के बाद आप, बिकॉज कुछ लोग ऐसे करते हैं आते साथ बस घर लेना घर ले लेते हैं, और इट टर्न्स आउट कि इवन इफ़ दे आर एबल टू पे ऑफ दैट, मतलब कि वो मॉर्गेज देते रह सकते हैं, दे जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल एंड वेदर एंड ऑल दिस सिस्टम दैट कैनेडा हैज़ टू प्रोवाइड। सो 2 साल तो इंसान को ये डिसाइड करते हुए भी लग जाते हैं कि वो अपने आप को देखता है कनाडा में लॉन्ग टर्म या नहीं। सो फॉरगेट अबाउट इवन थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ होम हेयर इन द इनिशियल ईयर्स। तो मैं यही रैप अप करूँगा कहते हुए नादिया और समीर को कि गेट सम गुड लाइसेंसेस, और इवन अभी भी देर नहीं हुई है, ये आप निकलें इस अपार्टमेंट में से। जब आपके पास नहीं है पैसे तो आप क्यों $2,900 दे रहे हैं? आप $2,000 में, $1,800 में रह सकते हैं। सो आपको ये कुछ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से सबको फ़ायदा पहुँचेगा और सबको एक पर्सपेक्टिव पॉजिटिव अप्रोच मिली होगी। नीचे कमेंट्स में आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर व्यूअर्स कोई मशवरा देना चाहे नादिया और समीर को तो दे सकते हैं, और अगर आपके कोई भी मसाइल हैं जिस पर आप मेरा पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं @bzbzbz316@gmail.com। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।